बस खान हिंदी के चरण पखारे। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी प्यारी हिंदी तो हमारी शान है, देश का अभिमान है, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। जी हाँ, हमारे भारत राष्ट्र के निर्माण में हिंदी भाषा ने नींव की ईंट का काम किया था। महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहा था। आज दुनिया में लगभग 615 मिलियन लोग हिंदी भाषी हैं, जिसकी वजह से हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यदि भारत की बात की जाए तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। तभी तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी हमारे लिए राजभाषा ही नहीं, बल्कि हर एक हिंदुस्तानी की पहचान भी है। जो भाषा जितनी उदार होती है, उतनी ही लोकप्रिय भी होगी। अपने मन और दिल की भाषा, दिल की बात यदि किसी भाषा में की जा सकती है तो वह हिंदी ही है। हिंदी हमारे राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। यह हमें भावनात्मक एकता के सूत्र में पिरोती है। इसी हिंदी के सम्मान में हमारे देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार व प्रसार कर इसका विकास करना है। और क्यों ना हो, यह हमारा राष्ट्रीय गौरव है, इसके प्रति सम्मान प्रकट करना ही चाहिए। हमारी राजभाषा हिंदी भारतीय संस्कृति और संस्कारों का भी प्रतिबिंब है। भारतीय संस्कृति और संस्कार जिंदा हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हिंदी का ही हाथ है, क्योंकि हिंदी माँ की ममता है। हिंदी माँ की ममता है। हिंदी पिता की छाया है। हिंदी आज हिंदी को अंग्रेजों ने भी अपने मन में जगह दे दी है। आज विश्व में सभी लोग नमस्ते, नमस्कार जैसे शब्दों को अपना रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी ही तो सिखाती है। तो चलिए आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर हम और आप हिंदी के संरक्षण का संकल्प लें और इस भाषा के विकास में अपना योगदान दें। एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मेरा नाम है तनिष्का मंगेश काटे। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे कहानी का नाम है बरुंदा पक्षी। एक जंगल में बरुंदा नाम का पक्षी रहता था। उसके 2 सिर और 1 शरीर था। वे हर रोज खाना बांटकर खाते थे। एक दिन उन दोनों सिरों में से पहले सिर को एक पेड़ दिखा और बरुंदा पक्षी उस पेड़ की तरफ गए और उस पेड़ पर बहुत रसीला फल भी था। तो पहले सिर ने बोला कि ये फल तो मैं ही खाऊंगा, पर दूसरे सिर ने कहा कि सिर्फ तुम्हें क्यों, मैं भी ये फल खाऊंगा। तो फिर पहले सिर ने कहा ये पेड़ पहले मैंने देखा है, तो ये पेड़ के फल पहले मैं ही खाऊंगा। तो फिर दूसरे सिर ने कहा मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे भी ये फल खाने दो ना। तो पहले सिर ने दूसरे सिर की एक भी नहीं सुन के वो फल खा लिया। दूसरे दिन दूसरे सिर को एक पेड़ दिखा, बट वो बहुत जहरीला था और बरुंदा पक्षी उस पेड़ की तरफ गए। दूसरे सिर ने कहा ये फल तो मैं ही खाऊंगा। तो पहले सिर ने कहा अरे ये बहुत जहरीला है, ये मत खाओ। तो दूसरे सिर ने कहा तुमने मुझे तुम्हारा फल नहीं दिया था, अब मैं भी तुमको ये फल नहीं दूंगा। और दूसरे सिर भी पहले सिर के कुछ नहीं सुन के वो जहरीला फल खा लेता है और उधर ही बरुंदा पक्षी का अंत हो जाता है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे रिश्तों में कभी अहंकार नहीं लाना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम है रंजित निंबाळकर। आज मैं आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रहा हूँ और मेरी कहानी का नाम है 4 दोस्त। एक बार 4 दोस्त थे। चारों को पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चारों पूरी रात पार्टी करते रहते थे। परीक्षा के पहले दिन भी वह पार्टी कर रहे थे और इसलिए उन्होंने सोचा कि वो लोग शिक्षक से झूठ बोलेंगे और परीक्षा फिर कभी दे देंगे। पार्टी करने के बाद दूसरे ही दिन
वो शिक्षक के पास गए और उनसे झूठ बोलने लगे कि कल रात हमें शादी में गए थे। शादी से घर लौटते वक्त हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर नहीं था, इसीलिए हमें अपनी गाड़ी को धक्का मारते मारते घर तक लेकर आना पड़ा। कल रात हम इतना थक गए कि आज एग्जाम देने की हालत में नहीं है, तो क्या हम परीक्षा कल दे सकते हैं? शिक्षक ने उनकी बात सुनी और उनसे कहा कि परीक्षा कल दे सकते हो। चारों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए और घर पे जाकर पढ़ाई करने लगे। दूसरे ही दिन चारों परीक्षा देने गए। शिक्षक ने उन्हें अलग अलग कक्षा में भेजा। प्रश्न पत्रिका में सिर्फ 2 ही प्रश्न थे। पहला, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा, गाड़ी का कौन सा टायर पंक्चर हुआ था? चारों ने झूठ कहा था, इसीलिए चारों के उत्तर अलग अलग थे। इस प्रकार शिक्षक ने उनका झूठ पकड़ लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ बोलना बुरी बात है और हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम आराध्या गणेश बनकर है। मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ। क्या आप एक कहानी सुनोगे? इस कहानी का नाम है सोने का अंडा। एक बार एक किसान था। उसके हाथ ऐसी मुर्गी लगी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। वो उसे बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा करता और अपने परिवार के लिए नई नई चीजें लाता था। धीरे धीरे वो गांव में सबसे अमीर हो गया। वो नया घर, कई सारे घोड़े, बहुत सारी खेत और गाय भैंसों का मालिक बन गया। उसने सोचा मुर्गी रोज एक ही अंडा पैदा करती है। उसने अपनी बीवी से पूछा, न जाने उसके पेट में कितने अंडे होंगे। बीवी ने कहा, लेकिन हम उन सारे अंडों को निकालेंगे कैसे? किसान ने कहा, करना क्या है, उसका पेट काट देते हैं। दोनों ने मिलकर मुर्गी का पेट काटा। मिलना क्या था, जो रोज एक ही अंडा मिलता था, उससे भी हाथ धोने पड़े। इसलिए दोस्तों कहते हैं, लालच बुरी बला है। धन्यवाद। आज हिंदी दिवस है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आरुष यादव, कक्षा 5वीं का छात्र, एक कविता पेश करने वाला हूँ जो आनंद परम जी ने लिखी हुई है। उस कविता का नाम है कोशिश कर हल निकलेगा। तो दोस्तों, जब भी हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, पर हमें निराश ना होकर कोशिश करते रहनी चाहिए और यही इस कविता में बताया गया है। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलादों का भी बल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर से भी फिर गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा है चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम रुगजा हेराव है और मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस पर मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है हिंदी की महानता। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, आजादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया।
हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, इसे अपनाकर नाम करें। हम देशभक्त कहलाएंगे जब हिंदी में सब काम करें। हिंदी हम सब की खुशहाली है, हिंदी विकास की रेखा है। हिंदी में इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा है। तो आइए हिंदी बोले, सीखे और सिखाइए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का कुंभार है। मैं 5वीं में पढ़ती हूँ और मेरी कविता का नाम है प्यारी प्यारी मेरी माँ। प्यारी प्यारी मेरी माँ, प्यारी प्यारी मेरी माँ, सारे जहाँ से न्यारी माँ। लोरी रोज सुनाती है, थपकी देर सुलाती है। जब उतरे आंगन में धूप, प्यार से मुझे गले लगाती है। देती सारी चीजें मेरी प्यारी प्यारी मेरी माँ। उंगली पकड़ के चलती है, सुबह शाम घूमती है। ममता भरे हाथों से रोज खाना खिलाती है। देवी है मेरी माँ, सारे जहाँ से न्यारी माँ। प्यारी प्यारी मेरी माँ, प्यारी प्यारी मेरी माँ। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय शिक्षिका व मेरे प्यारे मित्रों, मैं मिताली मुनोत कक्षा 10वीं से, और आज मोबाइल फोन कितना सुखद और कितना दुखद इस विषय पे अपने विचार मानना चाहती हूँ। आज के इस युग में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करता हो, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या फिर बूढ़ा। सभी लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस मोबाइल फोन का सही उपयोग किया जाए तो इसके काफी सारे फायदे हैं, लेकिन अगर उसी जगह पे इसका दुरुपयोग किया जाए तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मोबाइल फोन के बहुत फायदे हैं, जैसे हम जब चाहे किसी से भी बात कर सकते हैं, जब चाहे किसी को भी देख सकते हैं। मोबाइल फोन के कारण दुनिया करीब आई है, खासकर इस कोरोना के गंभीर समय में। इस समय में हम अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे, लेकिन मोबाइल फोन की सहायता से हम आराम से घर बैठकर अपनी पढ़ाई, अपना काम कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी कहने को तो एक साधन है, लेकिन कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी का बहुत बुरा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ लोग अपना कीमती समय व्यर्थ करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अब हम नोटिफिकेशंस के गुलाम हैं। हम अपने जिंदगी का कोई जरूरी काम भी क्यों ना करते हो, अपना नोटिफिकेशन आते ही वह काम छोड़कर मोबाइल लेकर उस पर घंटे बिता देते हैं। सोशल मीडिया पर आपके हजारों लाखों फॉलोअर्स होते होंगे, लेकिन असल जिंदगी में जब आपको मदद की जरूरत होती है तो उनमें से शायद ही कोई आगे आता है। इंसानों ने मोबाइल फोन को बनाया है, उसको इतना अधिकार मत दो कि वो आपको काबू करने लग जाए। मोबाइल फोन कोई अच्छी या फिर कोई बुरी चीज नहीं है। मोबाइल फोन तो एक साधन है, ये तो हम पर निर्भर है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मोबाइल फोन आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसे जिंदगी बनाकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों और शिक्षकगण, आज मैं कोरोना का समाज पर प्रभाव इस विषय पर बात करने वाला हूँ। कोरोना महामारी हम सबकी जिंदगी में बिन बुलाए मेहमान की तरह आया और जिंदगी को कई ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण बना दिया। इस महामारी ने हमारी सामाजिकता, अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार किया है। हमारी सामाजिकता पर इसने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव किए हैं। पहले कुछ नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। महामारी का महिलाओं पर प्रभाव हुआ। घर में 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों की और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। महामारी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता का ह्रास हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संसाधनों की कमी का पता चला है। खाद्यान्न असुरक्षा का भी मामला सामने आया है। आर्थिक गतिविधियां कम होने के कारण निर्धनता बढ़ रही है। देश में निर्धनता कम करने के प्रयास में हम जिस स्थान तक पहुंचे थे वहां से 3 साल पीछे चल रहे हैं। श्रमिक मजदूर शहरों से वापस अपने गांव लौट गए हैं। मनुष्य एक समाज प्रिय प्राणी है, लेकिन महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। इसका लोगों की मानसिक परिस्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और मानसिक बीमारियां बढ़ रही है। लेकिन इस सब के बावजूद कोरोना महामारी के कुछ एक सकारात्मक पहलू भी देखने को मिले हैं। सर्वप्रथम, समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ गई है। खुद की व आसपास के परिसर की स्वच्छता की जिम्मेदारी सभी ने स्वीकार कर ली है। इसी के साथ नदियां साफ हुई है,
ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण लगभग 80% तक कम हुआ है। स्वच्छता और पर्यावरण में सुधार के कारण अन्य बीमारियों का संक्रमण नगण्य हो गया है। लॉकडाउन में सभी ने अधिकतर समय घर पर बिताया। घर के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने के कारण पारिवारिक संबंध और दृढ़ हो गए हैं। इसी बीच कुछ औद्योगिक संस्थाओं ने घर से काम करने का एक नया उपक्रम शुरू किया। यह उपक्रम अधिक सफल होने के कारण वर्क फ्रॉम होम कल्चर एक आवश्यक उपलब्धि बन गई है। यह सब संतोष की बातें हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि महामारी खत्म होने के बाद बची कुछ मानवता और अर्थव्यवस्था पूरी ताकत के साथ खड़ी हो और पुनः हम समय की मांग के अनुसार चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े रहें। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं तेजस्विनी सज्जन आज आपके सामने महंगाई की मार इस विषय पर 2 शब्द कहना चाहूंगी। महंगाई यह भारत की बहुत ही गंभीर समस्या है। भारत, जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत ये बहुत ही ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, जिसकी वजह से अगर थोड़ी सी भी महंगाई बढ़ गई तो भारत की आर्थिक परिस्थिति में बहुत ही जल्दी उतार चढ़ाव आ जाता है। चलो अब हम आर्थिक परिस्थिति को छोड़कर आज की परिस्थिति में आते हैं। आज की परिस्थिति में हम कोविड-19 नाम की महामारी से डट कर सामना करें, इसे छोड़ना मत। पर कोविड-19 आने के कारण बहुत सी कंपनियां बंद पड़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे धंधे यानी कि बिजनेस भी चौपट हो चुके और वहाँ काम करने वाले नौकर बेरोजगार हो गए। और ऊपर से अगर ये महंगाई आ गई तो हम सब जानते हैं उनकी हालत क्या हो रही होगी। और इसी वजह से वो ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उन्हें उठाना नहीं चाहिए। वह चोरी डकैती करने लगते हैं, वह आत्महत्या करने लगते हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही बात नहीं। जैसे कि हम सब यह भी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर बहुत सारे किसान काम करते हैं और वह सोचते हैं कि वह शहर छोड़कर अगर गाँव में जाए तो उन्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी, इसीलिए वह शहर छोड़कर गाँव में चल जाते हैं। आखिर के 2 पंक्ति कहकर रुकना चाहूंगी। महंगाई बढ़ चुकी है पर हार मत मानना, महंगाई बढ़ चुकी है पर हार मत मानना, डट के सामना करना। हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद।